हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएफसीटी 131 यानी कि मैकेनिक्स का फुल कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, और इसके दोनों पार्ट, पार्ट ए स्केलर क्वांटिटीज और पार्ट बी वेक्टर क्वांटिटीज, ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आप ये लोग देख लीजिएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो सेकंड टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज और इसका पार्ट ए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक नंबर थर्ड वेक्टर क्वांटिटीज, और इसके ये सभी पार्ट हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा फोर्थ टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद टॉपिक नंबर फिफ्थ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसे कहते हैं। देन लास्ट में करेंगे टॉपिक नंबर सिक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी कि लेक्चर नंबर थर्ड। और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक नंबर थर्ड जिसका नाम क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अब अंदर आपको तीन टॉपिक पढ़ने होंगे। सबसे पहले वाले फर्स्ट टॉपिक में यानी थर्ड के ए टॉपिक में आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, और पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर थर्ड जिसका नाम क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, नोट करके हम आपको फिर से बता देते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ना, ये वाला, ये देखो, ये वाला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज, इस वेक्टर क्वांटिटी वाले टॉपिक के अंदर हमने डिटेल में वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जाम्पल हमने डिटेल में आपको समझा दिया था। इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा वेक्टर्स टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है। जिसमें आप इसके डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन इसके आप एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा आप वेक्टर्स वाले टॉपिक्स को कंप्लीट समझने के लिए। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ए ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपका फोर्स है और आप जानते हो फोर्स को किससे शो करते हो, एफ से शो करते हो। ठीक है। अगर आपको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो आप लोग इस फॉर्म में लिखते हो, है ना। तो ऐसे तो एफ के ऊपर एक वेक्टर का साइन यानी एक एरो का साइन लगाते हो, है ना। ये जो ऊपर एरो का साइन लगा है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये जो एफ है, ये जो फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम रीड क्या करते हैं, इसे हम रीड करते हैं वेक्टर एफ, ऐसे रीड करते हैं। ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ना वेक्टर का साइन लगा होता है, यानी एरो का साइन लगा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। प्रीवियस लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने वेक्टर को समझा रखा है। और वेक्टर्स में होता क्या क्या है, क्योंकि हम उसे वेक्टर को एरो से शो करते हैं, तो वेक्टर के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ए बी, किसी वेक्टर को केवल एक सिंबल से भी लिख सकते हैं, है ना, और दो पॉइंट से भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेक्टर ए बी दे रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका टेल कहलाता है, या फिर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखना। ठीक है। और जहाँ पर ये एरो फिनिश होता है बी पॉइंट, जिसे हम लोग हेड पॉइंट या फिर फिनिश पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है। देन यहाँ पे देखो इस सेकेंड वाले पार्ट में सेम ये वाला वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर होता है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है जनरली, आप देखो ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, बी है। ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, याद रहेगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर
यानी ए, यानी इस वाले ए डायग्राम में क्या लिखा है, अ वेक्टर इज डायरेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है इसमें देखो, समझो, भी समझा देते हैं, एक मिनट रुकेगा। देखो यहाँ पे आपको एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बी दे रखा है, तो इसकी जो लेंथ होगी ना, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या है, एरो इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, अभी और डिटेल में समझोगे आगे जाके। और सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, इस सेकंड वाले डायग्राम में द एंगल थीटा स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और बताएगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। ठीक है, बाकी भी लेक्चर्स पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा हमारे पास, देन इसके बाद हमारा बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को ना आप इस टॉपिक में अंदर पढ़ोगे, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आप वेक्टर अलजेब्रा वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉपिक नंबर सी, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला वाला कौन सा है हमारा टाइप्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, यानी कि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, देखो अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, समझना, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ये मान लो ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, इस वेक्टर की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी, मान लो 20 सेंटीमीटर है, और इस वाले वेक्टर की भी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और दोनों की डायरेक्शन तो सेम है ना, ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपस में इक्वल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है, और इक्वल कब होता है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, है ना। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर को किस तरह शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यहाँ डायरेक्शन से मतलब क्या है हमारे पास, जो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको और बता देते हैं, देखो जरा, मान लीजिए ये वाला आपका क्या फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया। इस केस में फोर्स की जो वैल्यू हो 30 न्यूटन है, इस केस में भी फोर्स की जो वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऊपर के साइड ना, सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स 1 इक्वल क्या होगा, दूसरे वाले फोर्स 2 के, यानी, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक, और किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको इससे एग्जांपल करके दिखाएंगे, नोट करके याद रखना। देखो हमने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर, समझना ध्यान से, मान लो ए आपका वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर दो चीज से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो ए और एक आपका एक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए क्या है, ये ए मैग्नीट्यूड है ना, और ए कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। ये क्या डायरेक्शन है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से कर देंगे, ए कैप इक्वल टू में वेक्टर ए और अपॉन में ए, इस केस में जो डायरेक्शन होती है ना, ये यहाँ पे, इसे ये होता है यूनिट वेक्टर। ये सिंबल है किसका, यूनिट वेक्टर का। अभी आपको करके दिखाएंगे, परेशान मत होना। यहाँ डेफिनेशन देख लो क्या लिखा है, अ वेक्टर ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो 1 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे।
ठीक है। और ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा। अभी देखो नेक्स्ट आगे भी करके दिखा देते हैं, नोट करके समझना जरा। आप यहाँ पे किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर, एक सेकंड बच्चों, एक मिनट रुकना बस। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए कैप इक्वल टू में वेक्टर ए अपॉन में ए, या तो आप ये लिखो, है ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए कैप इक्वल टू में वेक्टर ए, और नीचे लिख सकते हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ए कैप का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वेयर ए कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, और यहाँ पे आप ए बोलो या फिर वेक्टर ए का मॉड, इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। एक मिनट रुकना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए सिंबल लिया ना स्मॉल में, इसके जगह पे कैपिटल ए टू जेड कोई सा भी सिंबल हो सकता है, ध्यान रखना। और स्मॉल में भी ए टू जेड कोई सा भी सिंबल हो सकता है, उसके लिए परेशान मत हो ना। अगर हम इसको चेंज करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का वेक्टर ए का कैप, इसे ए कैप रीड करते हैं, इसे क्या रीड करते हैं, ए कैप, ठीक है। यहाँ कैपिटल ए तो कैपिटल ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये वेक्टर ए अपॉन में और वेक्टर ए का मॉड, ठीक है। सिंबल कोई सा भी यूज हो सकता है, ए टू जेड स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल ए टू जेड कैपिटल लेटर, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए, इसको रफ करते कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताएंगे, वो जरूरी होगा, बहुत जरूरी, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर दे दिया, मान लो वेक्टर ए दे दिया हमारे पास, 2i प्लस में 3j और प्लस का k, ये आपका वेक्टर दिया और पूछा क्या है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू में ऊपर वेक्टर ए होगा और नीचे क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर ए हमारे पास क्या है, 2i प्लस में 3j और प्लस में k, कर लोगे। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, अगर कहीं पर वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आई के साथ क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। जे के साथ क्या है, के है, प्लस में जे के साथ क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर, के के साथ में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होता, ठीक है। परेशान मत होना इस बात के लिए, टिप समझा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ तो प्लस का है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, ऊपर हमारे पास क्या है, 2i प्लस में 3j प्लस में 3j और प्लस में k। तो √2 का स्क्वायर आप कितना होगा, 4 प्लस में 9 प्लस में 1, ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना जाएगा, रूट में 14, कितना जाएगा, रूट में 14। ये क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर, ये आंसर है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि हम आने वाले क्वेश्चंस में इसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। डेफिनेशन देखो, अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, है ना, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसको किससे शो करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा के, जैसे नल वेक्टर बोलो, है ना, या फिर जीरो वेक्टर बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। और इसका सिंबल क्या होता है, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगाओ। इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होती है, 0 होती है, यानी जीरो वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, देखो आपको इसमें टॉपिक नंबर 3 में, जो टॉपिक नंबर 3 था और इसके तीनों पार्ट, ज्योमेट्रिकल
एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बी पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर और सी पार्ट में टाइप्स ऑफ वेक्टर में इतना ही करना था। अब हम लोग करने वाले हैं आपकी बुक में जो एग्जाम्पल, आपकी जो इग्नू की बुक है ना उसमें जो एग्जाम्पल और एसएक्यूज क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसका सॉल्यूशन अब हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एसएक्यूज फर्स्ट में क्या लिखा है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। उसके पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, फिगर 1.5, ये रहा फिगर 1.5, ये सारी फिगर 1.5 है। आपको इसमें से गैस करना है, पहचानना है कि इक्वल वेक्टर कौन से होंगे इसमें से, ठीक है, कौन कौन से इक्वल होंगे। अब वीडियो को पॉज करके एक बार आप देखना आराम से, आप नोटिस करो ये वेक्टर ए और वेक्टर एफ, देखो इन दोनों की लेंथ भी सेम है ना, लेंथ भी सेम है, ये देखो, और डायरेक्शन सेम है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरफ और ये भी इस तरफ जा रहा है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर एफ क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। सिर्फ समझना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर एफ क्या हमारे पास इक्वल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर बाकी देखो, बाकी आपस में इक्वल नहीं है, जैसे अगर आप मान लो वेक्टर ई और वेक्टर जी को करो वो आपस में इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है वो भी देख लो, रीजन बता देते हैं। वेक्टर ई क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और वेक्टर जी किधर जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो इक्वल वेक्टर नहीं है, उनकी लेंथ भी छोटी बड़ी है। वेक्टर ई देखो छोटा है, वेक्टर जी कैसा है, बड़ा है, इक्वल नहीं है। सेम ऐसी डी को सी से कंपेयर कर लो, डी आपका ऊपर जा रहा है, सी आपका इधर नीचे आ रहा है, दोनों अनइक्वल भी है और डायरेक्शन भी अनइक्वल है, इसलिए क्या हमारा ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो कौन कौन से इक्वल वेक्टर होंगे, केवल दो इक्वल वेक्टर होंगे, और वो कौन कौन से हमारे पास हैं, एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें देखो, हाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज थोड़ा समझा देते हैं हम आपको, नोट करके ध्यान रखना। ये आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं जिसको नहीं पता हो यहाँ से रिवीजन कर लेना अभी, ठीक है। देखो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस का एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या होता है 1 2 3 है ना, इधर क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे चलता है। तो ये जो वन डिस्टेंस होता है ना, इस वन डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, आई से, यानी वन यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और दो यूनिट का हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 2i, याद रखिएगा। और थ्री का हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री यूनिट का 3i। इसी तरीके से 4i 5i, यानी एक्स एक्सेस को हम लोग आई से शो करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आई, माइनस के एक्स के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस का 2i, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3i, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आई के फॉर्म में। सेम टू सेम हमारा किस में चलता है हमारे पास, वाई, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई की तरफ, इधर होगा ना हमारा नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव जेड ऊपर और नेगेटिव जेड नीचे। तो बस याद रखना एक्स एक्सिस में क्या यूज होता है, आई यूज होता है, वाई एक्सिस में क्या यूज होता है, जे यूज होगा, और जेड एक्सिस में क्या होगा हमारे पास, के यूज होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई का मतलब है वन यूनिट है ना, और 2i का मतलब 2 यूनिट, 3i का मतलब 3 यूनिट, सेम इसी तरीके से j का मतलब क्या होगा 1 यूनिट होगा, है ना, और 2j का मतलब 2 यूनिट होगा, k का मतलब भी क्या होता है 1 यूनिट, k का मतलब 1 यूनिट जेड जेड एक्सिस में, है ना, और 2k का मतलब 2 यूनिट जेड एक्सिस में, और 3 का मतलब ये हो जाएगा 3k मतलब 3 यूनिट प्लस के जेड एक्सिस में, याद रहेगा ना ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बी में, लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर along the x axis and y axis then show that 2.5 and 4.0, है ना, इसमें दे रखा, देखो बहुत इजी है, देखो इसके सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो सबसे पहले, जो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, क्या पूछा है आपको, ड्रॉ करना है 2.5i, है ना। तो ये क्या, देखो अभी हमने जस्ट आपको बताया था, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये जो 1 2 3, तो टू, ये तो हो गया हमारे पास क्या आई, ये कितना आई, और ये क्या हो गया 2i, ये क्या होगा 2i, याद करो अभी तो बताया था 2i, लेकिन पूछा क्या इन्होंने 2.5i पूछा है, यानी 2.5, ये तो यहाँ तक होगा ना 2.5, तो ये कितना हो गया, इसको रफ कर देते हैं, समझ गया ना अभी ये,
यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास, ये पूरा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर का नाम दे दो कुछ भी, यानी वेक्टर ए इक्वल टू में 2.5 और आपका आई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, 4J, यानी कि 1 2 3 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर बी, यहाँ नाम दे दो वेक्टर बी इक्वल टू में 4.0 के। ठीक है, बस इतना आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आगे करता हूँ सी क्वेश्चन में। सी में क्या पूछा है, रिप्रेजेंट ईच वेक्टर इन फिगर 1.5 इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन, है ना, इक्वेशन 1.3। ये बुक में दे रखा है, अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे जितने भी ये वेक्टर दे रखे हैं ना, हर वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर नोटेशन दिखाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, सबसे पहला वाला क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या वही तो होगा, वेक्टर ए के ऊपर क्या है, वेक्टर ए, और अपन में नीचे क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, और करके ले दो, वेक्टर ए का क्या है, इक्वल टू में वेक्टर ए और अपन में नीचे में केवल ए। दूसरा अगर बी दे रखा है तो बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी के ऊपर क्या है, बी फैक्टर, नीचे बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी कैप इक्वल टू में बी वेक्टर, नीचे में केवल बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से आपको सारे लिखने हैं, एक फड़ और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे सी दे रखा है, वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी के ऊपर कैप इक्वल टू में सी वेक्टर, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सी वेक्टर अपॉन में आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सी कैप इक्वल टू में सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, केवल सी भी लिख सकते हो, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या, बस हमने ये तो क्या है, इसको ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा, बात एक ही है। मतलब आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या फिर केवल सी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, बस इसी फॉर्म में लिखना था, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में शो करना था। ये सही है, जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं ना, इन सभी वेक्टर्स को। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा, देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अ बस स्टार्ट फ्रॉम इट्स डिपो इन द मॉर्निंग and return to the same position in the evening. What is the displacement of the bus during this time period? अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो बहुत इजी है। ये बोल रखा है, मान लो एक डिपो है, ठीक है, डिपो, और यहाँ से बस, एक सेकेंड बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें आपको ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लो, डिस्प्लेसमेंट आखिर होती क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखना, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट आपका बी है, कोई एक पर्सन, है ना, ए से बी तक जाता है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। समझने की कोशिश करना, कोई एक पर्सन ए से बी तक जाता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो क्या है, 30 मीटर। अगर हम बोल दें कोई पर्सन ए से बी पर गया, वापस वो ए पर आ गया, पहले ए, ध्यान सुना, पहले वो ए पर था, वो बी, ए से वो क्या गया, बी पर गया, कितना उसने चला, 30 मीटर, फिर वो वापस ए पर आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, और एंडिंग पॉइंट क्या है, ए। जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पर उसने फिनिश किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, जरा समझो, आप समझ जाओगे और। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो, मान लो कोई पर्सन सबसे पहले ए से बी की तरफ जाता है, और फिर बी से, या मिड एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर आकर रुक जाता है। अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी गया और बी से ओ गया, ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से ओ तक का डिस्टेंस, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 30, बी से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, 15। अरे ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, 15, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, ये 45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है,
यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिखा, समझ जाइएगा ये। बाकी आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक बस है वो अपने डिपो से स्टार्ट करती है मॉर्निंग में और वापस आ जाती है रिटर्न सेम पोजीशन। देखो लिखा है ना सेम पोजीशन में, इवनिंग में वापस आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। कर लोगे ना, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगेन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पर वो वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतने ही क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा टॉपिक नंबर 4 वेक्टर एलजेब्रा। और इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरह किया जाता है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, किसी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देन थर्ड करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी किसी वेक्टर्स में किसी स्केल की मल्टीप्लाई किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर